सीटेट के एग्ज़ाम में भूगोल का जो चैप्टर है ग्लोब वाला, उससे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक सीटेट के एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन की टैगलाइन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन सीटेट के किस पेपर में किस तारीख को और कौन सी शिफ्ट में पूछा गया है, वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने 20 तक डिस्कस कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देशांतर या अमयोत्तरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थात जो देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर या अमयोत्तर रेखाएं होती हैं, जो कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है, उसके संबंध में ये 3 कथन दिए गए हैं। हमें चूज करना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो चलिए देखते हैं। कथन ए कह रहा है कि सभी देशांतरी या अमयोत्तरों की लंबाई समान होती है। तो ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि जितने भी देशांतर या अमयोत्तर रेखाएं होती हैं वो आपस में बिल्कुल समान होती हैं, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं। इसीलिए जो कथन ए है ये तो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद जो कथन बी है ये कह रहा है कि प्रमुख या अमयोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा होती है इसी को प्रमुख या अमयोत्तर कहा जाता है, या इसी को जो है वो ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। इसीलिए जो कथन बी है ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो कथन सी है ये कह रहा है कि भूमध्य रेखा 60 डिग्री देशांतर या अमयोत्तर को निरूपित करती है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो भूमध्य रेखा होती है वो देशांतर को निरूपित करती ही नहीं, बल्कि ये जो है वो अक्षांश रेखा को निरूपित करती है। और कौन सा अक्षांश है? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को निरूपित करती है भूमध्य रेखा। इसीलिए जो कथन सी है ये क्या होगा? तो ये गलत हो जाएगा। अर्थात कथन ए और कथन बी यही दोनों सही हैं, और ए और बी सही है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा क्यों प्राप्त करते हैं? अर्थात जो पृथ्वी का तापीय क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊष्मा क्यों होती है? इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण ये है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कम से कम वर्ष में एक बार सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। अर्थात इन क्षेत्रों में सूर्य कम से कम एक बार साल में जो है वो सीधे पड़ता है, सीधे किरणें पड़ती हैं। इसीलिए इन क्षेत्रों में ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त होती है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, तो सपोज करिए कि ये एक ग्लोब है। क्या है? यह एक ग्लोब है, और आपको अच्छे से पता है कि जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा होती है इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? इसको जो है वो भूमध्य रेखा कहा जाता है। और इसे ठीक ऊपर 23.5 डिग्री पर अगर आप जो रेखा खींचेंगे अक्षांश रेखा, इसको कहा जाता है कर्क रेखा। और इसे ठीक नीचे दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पर आप रेखा खींचेंगे इसे कहा जाता है मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। और इन्हीं दो कर्क रेखाओं और मकर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है इसी को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और इन क्षेत्रों में साल में कम से कम एक बार जो है वो सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पड़ती हैं। इसीलिए इन क्षेत्रों का तापमान जो है वो ज़्यादा होता है। अगर बात करें हम लोग की कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं, तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें जो है वो 21 जून को सीधी पड़ती हैं। अगर बात करें कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं, तो मकर रेखा पर जो है वो 22 दिसंबर के दिन जो है वो सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। और इसके अलावा इसके बीच में जो है वो सूर्य की किरणें आपस में इधर उधर घूमती रहती हैं लंबवत। इसीलिए इन क्षेत्रों में ऊष्मा जो है वो सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को खुलने का समय 9 बजे पूर्वाह्न है, मतलब कि सुबह 9 बजे खुलता है। तो देहरादून के समीप 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर और दिसपुर के समीप 91 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित केंद्रीय कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? अर्थात स्थानीय समय क्या होगा देहरादून और दिसपुर में, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे इसको? चलिए देखते हैं। एक चीज़ आपको अच्छे से पता होगी कि हमारा जो मानक समय रेखा है
वो कहाँ से गुजरता है, तो ये गुजरता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। कहाँ से? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से हमारा मानक समय रेखा गुजरती है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि देहरादून के समीप 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो अगर 78 डिग्री की बात करें तो ये पहले ही पड़ेगा, यहाँ पर कुछ यहाँ पर पड़ेगा 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि देहरादून के पास में है। कहाँ पर? देहरादून के पास में। इसके बाद आगे कह रहा है कि दिसपुर में 91 डिग्री 45 मिनट आगे है। तो यहाँ पर देखिए, अगर 91 डिग्री जाएंगे तो यहाँ पर आगे चला जाएगा कितना? 91 डिग्री 45 मिनट। और ये कहाँ पड़ रहा है? ये पड़ा है दिसपुर में। हमें स्थानीय समय निकालना है। तो अगर यहाँ पर अगर समय खुल रहा है, अगर यहाँ पर ऑफिस खुल रहा है 9 बजे, कितने बजे? 9 बजे खुल रहा है 82.5 डिग्री पे। तो यहाँ से आप देखिए कि कितने डिग्री का यहाँ पर अंतर है। तो यहाँ पर देखिए लगभग यहाँ पर 4.5 डिग्री का अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा देहरादून में, जो कि इससे पीछे होगा। और यहाँ पर देखिए दिसपुर की अगर बात करें तो दिसपुर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग आपको कितना? 9 डिग्री का अंतर देखने को मिलेगा। कितने डिग्री का? 9 डिग्री का अंतर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और एक बात आपको अच्छे से पता होगी कि 1 डिग्री के अंतर पर 4 मिनट का अंतर पड़ जाता है। कितने का? 4 मिनट का अंतर पड़ जाता है। तो अगर यहाँ पर 4.5 मिनट है, 4.5 डिग्री है और 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 4.5 डिग्री में कितने का अंतर आ जाएगा? 4 चौके 16 और 2 18 मिनट का अंतर आ जाएगा इसमें। कहाँ पर? देहरादून में। अर्थात अगर ऑफिस 9 बजे खुलते हैं तो देहरादून में ऑफिस कब खुलने चाहिए? 18 मिनट पहले, मतलब कि 8:42 पर ही वहाँ पर देहरादून के जो ऑफिस हैं वो खुल जाने चाहिए। और अगर दिसपुर की बात करें तो यहाँ पर 9 डिग्री का अंतर है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर, तो 9 डिग्री में 9 चौका 36 मिनट का अंतर होना चाहिए, या 36 मिनट के आसपास होना चाहिए। मतलब कि दिसपुर में क्या होगा समय खुलने का? तो दिसपुर में जो है वो 9:36 के आसपास पर ऑफिस जो है वो खुलना चाहिए। और यहाँ ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में दिया है 8:42। कहाँ पर? देहरादून में खुलने का समय। और 9:37 जो है वो दिसपुर के खुलने का समय है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब ग्रीनविच पर 11 पूर्वाह्न बजे होंगे तब 9 पूर्वाह्न किस देशांतर पर बजे होंगे? अर्थात ग्रीनविच रेखा पर जब सुबह के 11 बज रहे होंगे तो उस समय सुबह के 9 बजे किस देशांतर पर बज रहे होंगे, ये पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सपोज करिए कि आपकी ग्रीनविच रेखा है जो कि 0 डिग्री पे होती है, और क्वेश्चन कह रहा है कि 0 डिग्री पर 11 बज रहा है। कितना बज रहा है? 11 बज रहा है। तो आपको अच्छे से पता है कि ग्रीनविच पर अगर हम लोग यहाँ से पूरब साइड में जाते हैं तो समय जो है वो बढ़ता है, मतलब कि आगे होता है समय। और पश्चिम साइड में अगर हम लोग जाते हैं तो समय जो है वो पीछे चलता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पूछ रहा है कि पीछे समय कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर पीछे समय चल रहा है 2 घंटे। अगर पीछे चल रहा है तो ये किधर पड़ेगा? ये पड़ेगा पश्चिम की तरफ में। कहाँ पड़ेगा? पश्चिम की तरफ में। मतलब कि पूरब वाले जितने भी ऑप्शन होंगे वो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए कितने घंटे का समय दिया है, कितने घंटे का अंतर है। तो यहाँ पर 2 घंटे का अंतर दे रखा है। कितने घंटे का? 2 घंटे का। और आपको एक बात अच्छे से पता है कि 1 डिग्री चलने पर हमें 4 मिनट का अंतर मिलता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। अगर 4 मिनट जो है वो 1 डिग्री का अंतर उत्पन्न करता है, 1 डिग्री का उत्पन्न करता है अंतर, तो 2 घंटा कितने डिग्री का उत्पन्न करेगा? तो अगर 2 घंटे की हम लोग बात करें तो इसे मिनट में बदलिए। मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? 2 × 60 करेंगे। और इसको डिग्री में बदलना है तो 4 से हम भाग दे देंगे। 4 से भाग करिए, कितना हो गया? 15 हो गया। 15 से 2 गुणा करेंगे 30 हो गया। अर्थात 30 डिग्री का अंतर पर जो है वो 9 बज रहे होंगे। और किधर? तो वो बज रहे होंगे पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में कुछ यहाँ पर पड़ेगा 30 डिग्री, जहाँ पर कि सुबह के 9 बज रहे होंगे जब ग्रीनविच पर 11 बज रहा होगा। और ऑप्शन यहाँ डी में दिया है 30 डिग्री पश्चिम में, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध के बारे में कौन से कथन सही हैं, उनका चुनाव कीजिए। तो चलिए देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध के बारे में कौन सा सही कथन दिया गया है। कथन ए कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। तो ये गलत है। क्यों?
क्योंकि 21 जून के दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है, न कि सबसे लंबी दिन होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी दिन होती है, इसीलिए जो कथन ए है ये गलत हो जाएगा। इसके बाद जो कथन बी है ये कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में दिन जो है वो सबसे छोटा होता है और रात जो है वो सबसे बड़ी होती है, इसीलिए जो कथन बी है ये सही हो जाएगा। इसके बाद जो कथन सी है ये कह रहा है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन तथा रात की अवधि समान होती है, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वर्ष में 2 बार दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों में ही दिन और रात समान होता है 2 तारीखों को, एक 21 मार्च के दिन और एक 23 सितंबर के दिन, इसीलिए जो कथन सी है ये भी सही होगा। मतलब कि कथन बी और कथन सी ये दोनों के दोनों सही हैं और कथन बी और सी दिया है ऑप्शन डी में, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र को आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए प्रयोग करेंगे। तो अगर हमें प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाना है तो उसके लिए भौतिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग भौतिक मानचित्र की बात करें कि भौतिक मानचित्र होता क्या है, तो ऐसे मानचित्र जिसमें कि पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागरों के बारे में दिया गया रहता है, ऐसे मानचित्र को जो है वो भौतिक मानचित्र कहा जाता है। इसीलिए जब प्राकृतिक विशेषताएं बतानी होगी तो हम भौतिक मानचित्रों का उपयोग करेंगे। ऑप्शन बी को देखिए, इसमें दिया है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र क्या होते हैं? तो ऐसे मानचित्र जो कि किसी भी प्रशासनिक क्षेत्र को दर्शाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कोई भी राजनीतिक मानचित्र है तो उसमें देशों का नक्शा बना होगा, देशों की बाउंड्री उसमें बनी होगी, राज्यों की बाउंड्री बनी होगी। ऐसे नक्शे को जो है वो, ऐसे मानचित्र को जो है वो राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। इसके बाद ऑप्शन सी में दिया है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होते हैं? तो ये विशेष मानचित्र होते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि भारत का आपको रेलवे का मानचित्र केवल बनाना है कि सिर्फ और सिर्फ रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, तो वो क्या होगा, वो एक सिमेट्रिक मानचित्र होगा। आप सिर्फ और सिर्फ नदियों के बारे में बनाना चाहते हैं मैप कि भारत में कितनी नदियाँ बह रही हैं, तो वो कैसा मैप होगा, तो वो होगा सिमेट्रिक मानचित्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के खुलने का समय पूर्वाह्न 9 बजे का है। तो चंडीगढ़ के पास 76 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर पर और कलकत्ता के पास 88 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? अर्थात देशांतरों के अनुसार वहाँ का स्थानीय समय क्या होगा चंडीगढ़ और कलकत्ता का, ये हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। एक बात आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे जो भारत का मानक समय है वो कहाँ से गुजरता है, तो ये गुजरता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। और ये कह रहा है कि चंडीगढ़ एक शहर है भारत का, कौन सा? चंडीगढ़। और ये जो चंडीगढ़ है ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है 76 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर पर। और दूसरा कह रहा है कि एक शहर है कलकत्ता, कौन सा है? कलकत्ता है। और ये कलकत्ता कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है 88 डिग्री 15 मिनट के पूर्वी देशांतर पर। और ये कह रहा है कि 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो ऑफिस है वो 9 बजे खुल रहा है, तो कलकत्ता और चंडीगढ़ में खुलने का समय क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए देशांतरों का अंतर कितना है, तो चंडीगढ़ और मानक समय रेखा का देशांतर का अंतर कितना है, तो यहाँ पर अंतर आपको मिलेगा लगभग 6 डिग्री का यहाँ पर अंतर देखने को मिलेगा। और कलकत्ता और मानक समय के बीच का देशांतरों का अंतर कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको लगभग जो है वो 5.6 डिग्री का यहाँ पर आपको अंतर देखने को मिलेगा। और एक बात आपको अच्छे से पता है कि 1 डिग्री के अंतर पर हमें 4 मिनट का समय अंतराल मिल जाता है, मतलब कि 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है 1 डिग्री के अंतर पर। तो अगर 6 डिग्री का डिफरेंस होगा तो समय का कितना डिफरेंस होगा, तो 6 चौका 24 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा चंडीगढ़ के समय में। और कलकत्ता के समय की बात करें तो 56 में यहाँ 5.6 में 4 का गुणा करिए तो यहाँ पर लगभग 23 मिनट का, यहाँ पर लगभग आपको 23 मिनट का अंतर देखने को मिलेगा कलकत्ता के समय में। और यहाँ देख रहे हैं मानक समय से कलकत्ता जो है वो पूरब में पड़ रहा है, मतलब कि कलकत्ता का समय जो है वो आगे होगा,
जब कलकत्ता का समय आगे होगा, इसका मतलब कि अगर ऑफिस 9 बजे खुल रहा है तो कलकत्ता में 9:23 के आसपास ऑफिस खुलना चाहिए। कलकत्ता में देखिए 9:23 कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है यहाँ पर। और चंडीगढ़ की बात करें तो ये पश्चिम में पड़ रहा है, मतलब कि ये ऑफिस जो है वो पहले खुलना चाहिए। पहले कितना, पहले 24 मिनट पहले खुलना चाहिए। तो 9 बजे में से 24 मिनट घटाएंगे तो ये क्या होगा, लगभग 8:37 पर चंडीगढ़ का ऑफिस खुलना चाहिए। इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं कथन ए और आर क्या कह रहा है। तो कथन ए कह रहा है कि उत्तरीय ध्रुव वृत्त और उत्तरीय ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत पड़ती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उत्तरीय ध्रुव वृत्त जो है वो 66.5 डिग्री और उत्तरी ध्रुव, इसके बीच में ठंड बहुत ही ज़्यादा होती है। यहाँ पर साल भर जो है वो बर्फ़ ही जमी रहती है। इसीलिए जो पहला वाला कथन है ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा कथन है आर, जो कि कारण बता रहा है कि सूर्य की किरणें हमेशा यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं और ऊष्मा कम प्राप्त होती है, इसलिए इन क्षेत्रों में ठंडक होती है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें कभी भी सीधी पड़ती ही नहीं है इन क्षेत्रों में, इसीलिए यहाँ ठंड बहुत ही ज़्यादा होती है। अर्थात ये जो कारण दिया गया है ये भी सही है, मतलब कि ए और आर दोनों के दोनों सही हैं। और जो आर में कारण दिया गया है ये भी बिल्कुल सही है, मतलब कि आर जो है वो अच्छी तरीके से व्याख्या भी कर रहा है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 10 बजे पूर्वाह्न है तो ग्रीनविच पर समय क्या होगा। अर्थात 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह का 10 बज रहा होगा, तो उस समय ग्रीनविच पर समय क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात अगर हम लोग करें कि जो ग्रीनविच है वो आपको अच्छे से पता है कि ये 0 डिग्री देशांतर पर पड़ती है। कहाँ पर, 0 डिग्री देशांतर पर। और ये कह रहा है कि पश्चिम देशांतर में 60 डिग्री पर 10 बज रहा है। तो यहाँ से पश्चिम में जाइए, सपोज करिए कि पश्चिम में ये वाली जो रेखा है ये जो है वो 60 डिग्री पर है। कितने पर, 60 डिग्री। और ये कहाँ पर है, तो ये जो है वो पश्चिम में स्थित है। और यहाँ पर समय जो है वो 10 बज रहा है। अगर यहाँ पर समय 10 बज रहा है तो ये पूछ रहा है कि ग्रीनविच पर समय क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो आपको एक चीज़ अच्छे से पता है कि 1 डिग्री के अंतर पर 4 मिनट का अंतर हमें दिखाई देता है, मतलब कि 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ देखिए ग्रीनविच और 60 डिग्री के बीच में कितने डिग्री का अंतर है, तो यहाँ पर 60 डिग्री का अंतर है। अगर 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है तो 60 डिग्री में कितने मिनट का अंतर होगा, 60 गुणते 4 मिनट का अंतर होगा। इसे घंटा में बदलना है तो 60 से गुणा कर देंगे, ये 60 से 60 कटा, मतलब कि 4 घंटे का हमें अंतर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और एक चीज़ भी आपको अच्छे से पता होगी कि किसी भी रेखा से अगर आप पूरब दिशा में जाएंगे तो जो समय है वो बढ़ता जाता है, और जो पीछे की तरफ जाएंगे पश्चिम दिशा में तो जो समय है वो घटता जाता है। तो यहाँ देखिए जो 60 डिग्री वाली देशांतर रेखा है, यहाँ से हम पूरब की तरफ चलेंगे तभी तो जा करके यहाँ पर पहुँचेंगे देशांतर की तरफ, मतलब कि जो समय है यहाँ पर 4 घंटे जो है वो आगे होगा। तो 10 बजे हैं तो 4 घंटा आप जोड़ेंगे उसमें तो क्या बच जाएगा, तो देशांतर पर जो है वो 2 बजे दोपहर का समय होगा। और 2 बजे दोपहर का समय कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है ऑप्शन बी में, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप कौन सी रेखा पर खड़े होंगे। तो अगर आप 0 डिग्री अक्षांश की बात करें तो जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा होती है उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, और उसी को जो है वो विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। अर्थात आप जो है वो विषुवत वृत्त पर खड़े होंगे, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगर बात करें ऑप्शन सी में जो दिया है मकर रेखा, तो अगर आप मकर रेखा पर खड़े होंगे तब आप कौन से अक्षांश पर खड़े होंगे। तो आप जब मकर रेखा पर खड़े होंगे तो आप जो हैं वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर खड़े होंगे। कहाँ पर, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर आप खड़े होंगे अगर आप मकर रेखा पर खड़े हैं तो। इसके बाद यहाँ पर दिया है ऑप्शन डी में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। अगर आप दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर खड़े हैं तब आप कहाँ पर खड़े होंगे, तो उस समय आप जो है वो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर खड़े होंगे जब आप दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर खड़े होंगे। तो
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है। कथन ए कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये वास्तविक कोई रेखा नहीं होती है, बल्कि सारी की सारी जो रेखाएं होती हैं पृथ्वी पर वो सारी की सारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इसीलिए जो पहला वाला कथन है ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद कथन बी कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो प्रशांत महासागर है यहीं से होकर के, इसी के बीचों बीच से होकर के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। इसीलिए जो कथन बी है ये भी सही होगा। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि ए और बी दोनों के दोनों कथन सही हैं। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तब ग्रीनविच से 30 डिग्री पूरब में समय क्या होगा। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कैसे? तो आपको पता है कि जो ग्रीनविच है वो 0 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर। और ये कह रहा है कि 0 डिग्री से 30 डिग्री पूरब में जो रेखा है, 30 डिग्री जो पूरब में रेखा है, यहाँ पर समय क्या होगा अगर यहाँ पर ग्रीनविच पर जो है वो 12 बज रहे होंगे। और यही क्वेश्चन में दे रखा है कि जब 15 डिग्री घूमती है पृथ्वी तो 1 घंटे का अंतर पड़ जाता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 30 डिग्री का यहाँ पर अंतर है, मतलब कि 2 घंटे पृथ्वी को घूमने में लगेंगे। कितना घंटा लगेगा? 2 घंटा। और ये 2 घंटा जो है वो समय आगे होने वाला है ग्रीनविच से। क्यों? क्योंकि ये पूरब दिशा में स्थित है। तो यहाँ पर समय क्या होगा? 12 में 2 जोड़ दीजिए तो क्या बचेगा? यहाँ पर 2 जो है वह 2 अपराह्न होगा। क्या होगा? 2 अपराह्न होगा, मतलब कि 2 PM होगा, दोपहर का 2 बजेगा। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानक समय किस मानक याम्योत्तर पर आधारित है, अर्थात हमारे भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से गणना किया जाता है। तो भारत के मानक समय की गणना जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से की जाती है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच से कितना आगे चलता है? तो ये ग्रीनविच से जो है वो 5.5 घंटे आगे चलता है, क्योंकि ये ग्रीनविच से पूरब दिशा में स्थित है। अगर बात करें हम लोग कि भारत में ये कहाँ पर है भारत का मानक समय, तो यहाँ आप मैप में देखिए, ये भारत का मैप है और यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश है। और यही उत्तर प्रदेश में यहाँ पर कुछ आपको इलाहाबाद देखने को मिलेगा और इसी इलाहाबाद के पास में मिर्ज़ापुर है और यहीं से भारत के मानक समय की गणना की जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का जो मानक समय है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरता है। अगर बात करें हम लोग कि भारत का जो मानक समय है वो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरता है, तो ये भारत के कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं? तो सबसे ऊपर यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश दिखेगा, उसके बाद फिर ये मध्य प्रदेश में जाता है, मध्य प्रदेश के बाद फिर ये छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद फिर ये कुछ उड़ीसा में जाता है, उड़ीसा के बाद फिर ये कुछ आंध्र प्रदेश में जाता है। इस तरीके से ये भारत का मानक समय जो है वो यहाँ से कुल 5 राज्यों से होते हुए गुजरता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विषुववृत्त के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन विषुववृत्त के बारे में क्या कह रहा है, कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं। कथन ए कह रहा है कि विषुववृत्त एक ग्लोब पर खींची गई वास्तविक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो अगर विषुववृत्त की हम लोग बात करें तो ये कोई ग्लोब की रेखा नहीं, बल्कि ये पृथ्वी की काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ये ग्लोब की कोई वास्तविक रेखा नहीं है। इसीलिए जो कथन ए है ये क्या होगा? तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो कथन बी है ये कह रहा है कि विषुववृत्त सबसे लंबा अक्षांश होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो विषुववृत्त पर सबसे ज़्यादा लंबी होती हैं। उसके बाद जैसे आप ध्रुवों की तरफ चलते जाएंगे इन अक्षांशों की जो लंबाई होती है वो कम होती जाती है। ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है? तो ये विषुववृत्त पर होती है।
इसीलिए जो कथन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो कथन सी है ये कह रहा है कि विषुवत वृत्त 180 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो विषुवत वृत्त होता है वो 0 डिग्री के अक्षांश को दर्शाता है, न कि 180 डिग्री के। इसीलिए जो कथन सी है ये भी गलत हो जाएगा। अर्थात सिर्फ और सिर्फ जो कथन बी है वही सही होगा, और कथन बी सही है, ऑप्शन बी में दिया है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि याम्योत्तरों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। अर्थात जो याम्योत्तर रेखाएं होती हैं जो कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, उसके संबंध में ये कुछ कथन दिए गए हैं। इनमें से चूज करना है कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। कथन ए कह रहा है कि जो याम्योत्तर रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो याम्योत्तर रेखाएं जो हैं इन्हीं को जब आप डिग्री के साथ में काउंट करते हैं तो इसी को जो है वो देशांतर रेखा कहा जाता है। इसीलिए जो कथन ए है ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद जो कथन बी है ये कह रहा है कि विषुवत वृत्त के समांतर रेखाएं हैं। तो ये गलत होगा, क्योंकि जो याम्योत्तर रेखाएं होती हैं वो विषुवत वृत्त के समांतर नहीं बल्कि इससे जो है वो ट्रांसवर्स में होती हैं, क्योंकि विषुवत वृत्त जो होता है वो ये होता है और जो याम्योत्तर रेखाएं होती हैं वो इस तरीके की होती हैं। तो ये जो है वो ट्रांसवर्स होती हैं। इसीलिए जो कथन बी है ये गलत हो जाएगा। क्या होगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद जो कथन सी है ये कह रहा है कि ये अर्धवृत्त है तथा इसके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो याम्योत्तर रेखाएं होती हैं वो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने का काम करती हैं, और ये जो है वो भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर इनके बीच का डिफरेंस जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर लगभग 111 किलोमीटर का यहाँ पर डिफरेंस होता है, और जैसे ही आप ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे ही इनके बीच का डिफरेंस जो है वो कम होता जाता है। अर्थात जो कथन सी है ये भी बिल्कुल सही होगा। मतलब कि कथन ए और कथन सी ये दोनों के दोनों सही हैं। कथन ए और सी दिया है ऑप्शन सी में कि ये दोनों के दोनों सही हैं, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है। तो ग्लोब को जो 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है, काल्पनिक रेखा, इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा, और इसी को जो है वो विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है जिसमें कि विषुवत रेखा दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अर्थात जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उसके संबंध में कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि उत्तरीय ध्रुव वृत्त विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो उत्तरीय ध्रुवीय वृत्त होता है वो 23.5 डिग्री उत्तर में नहीं बल्कि ये जो है वो 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। कितने पर? 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है ये कह रहा है कि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर के गुजरती है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री दक्षिण से होकर के गुजरती है। इसीलिए ये कहाँ से गुजरती है? तो ये जो है वो दक्षिणी गोलार्ध से होकर के गुजरती है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद ऑप्शन सी को देखिए। ये कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण से होकर के गुजरता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि जो दक्षिण विषुवत वृत्त होता है वो 66.5 डिग्री साउथ से होकर के गुजरता है, न कि 23.5 डिग्री से। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन डी को देखिए। ये कह रहा है कि कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर के गुजरती है। तो ये भी गलत है, क्योंकि जो कर्क रेखा होती है वो उत्तरी गोलार्ध से होकर के गुजरती है, और उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से होकर के गुजरती है। इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ग्रीनविच याम्योत्तर का समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय क्या होगा। इसको कैसे ज्ञात करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात आपको अच्छे से पता होगा कि जो ग्रीनविच रेखा है वो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित होती है। जो 0 डिग्री देशांतर होता है उसी को ग्रीनविच कहा जाता है। और क्वेश्चन कह रहा है कि 45 डिग्री पूरब में, यहाँ से 45 डिग्री, सपोज करिए कि ये 45 डिग्री वाली रेखा है
और ये पूरब में स्थित है और यहाँ पर बज रहा है 12। कितना बज रहा है? 12 बज रहा है। तो ये पूछ रहा है कि ग्रीनविच पर समय क्या होगा। तो आपको अच्छे से पता होगा कि 1 डिग्री के अंतर पर 4 मिनट का समय अंतराल हमें देखने को मिलता है। तो अगर 45 मिनट का अंतर होगा तो कितने का समय अंतराल हमें को देखने को मिलेगा? तो 45 में 4 से गुणा करिए, ये मिनट में हो गया। घंटे में बदलने के लिए 60 से इसमें भाग कर दीजिए, 4 से काटिए, ये 15 हुआ, 15 तीका 45 हुआ, मतलब कि 3 घंटे का हमें अंतर देखने को यहाँ पर मिलेगा। और एक बात आपको अच्छे से पता होगी कि जो ग्रीनविच रेखा होती है, यहाँ से पूरब दिशा में समय आगे होता है और पश्चिम दिशा में जो है वो समय पीछे होता है। ये हर एक देशांतर रेखा के लिए सत्य होता है। तो अगर हमें यहाँ से जाना है तो यहाँ से देखिए जो ग्रीनविच रेखा है यहाँ से पश्चिम दिशा में पड़ रही है, मतलब कि यहाँ से समय जो है वो पीछे चलेगा। तो अगर यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे हैं 45 डिग्री पर, तो 0 डिग्री पर 3 घंटे कम होगा। तो अगर 3 घंटे कम होगा तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सुबह के 9 बज रहे होंगे और सुबह के 9 बजे दिया है ऑप्शन ए में, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो, जो कि 130 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, की यात्रा करते हैं, तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवा देंगे? अर्थात अगर हम जापान जाएं तो हम भारत से कितना समय जो है वो आगे हो जाएंगे या पीछे हो जाएंगे, ये पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात करें तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो भारत का मानक समय है वो कहाँ से काउंट होता है। तो ये काउंट होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। और क्वेश्चन कह रहा है कि जो जापान है इसका कितना है देशांतर? तो इसका देशांतर इसने बताया है 130 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर, अर्थात ये भारत से पूरब दिशा में होगा। जब भारत से पूरब दिशा में होगा तो भारत से जब हम जापान जाएंगे तो समय जो है हमारा क्या होगा? तो समय जो है हमारा लॉस होगा, मतलब कि समय जो है हम खो देंगे, क्योंकि जो पूरब दिशा में देश होते हैं वहाँ पर समय आगे चलता है। मतलब कि बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है, मतलब कि बढ़ने वाला जो ऑप्शन होगा वो सीधे गलत हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए कि कितने डिग्री का अंतर यहाँ पर है जापान और भारत में। तो यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 48 डिग्री का आपको अंतर देखने को मिलेगा। और आपको अच्छे से पता है कि 1 डिग्री के अंतर पर हमें 4 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। तो अगर 48 डिग्री का अंतर होगा तो कितने मिनट का अंतर हो जाएगा? तो 48 गुणा 4 करिए, इतने मिनट का होगा। हमें घंटा में बदलना है तो 60 से गुणा करिए, 4 से काटिए, ये 15 हुआ, 15 से काटेंगे तो 15 तियाँ 45 हुआ, और ये कितना बचा? 3 बचा, 15 दूना के 30, मतलब कि ये जो है वो 3.5 घंटा हमसे आगे होने वाला है जापान का समय। अर्थात हम भारत से जापान जाएंगे तो हम 3.5 घंटा खो देंगे, गंवा देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 3.5 घंटा के आसपास कौन सा समय दिया हुआ है? तो यहाँ पर आसपास समय दिया हुआ है ऑप्शन बी में 4 घंटा की हम लोग गंवा देंगे, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है इसके संबंध में कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा तो है, लेकिन ये सीधी रेखा नहीं है, बल्कि ये जो है वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, क्योंकि जहाँ पर भी भूमि का क्षेत्र पड़ा है वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जो है वो घुमा दिया गया है। इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी मेढ़ी है, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये सही नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर के गुजरती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जहाँ पर भी भूभाग आता है वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि अगर एक ही जगह पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजार दी जाएगी तो फिर यहाँ का समय जो है वो आगे हो जाएगा और यहाँ का समय जो है वो पीछे हो जाएगा। इसीलिए इसको जो है वो सीधा न रख करके इसको डाइवर्ट कर दिया गया है। इसीलिए जो ऑप्शन बी में दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से गुजरती है, ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद ऑप्शन सी को देखिए, ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय व स्थलीय दोनों भागों से होकर के गुजरती है। तो ये भी गलत है, क्योंकि स्थलीय भाग से ये होकर के गुजरती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जलीय भाग से गुजरती है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन डी है ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा
लगभग 0 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है। तो ये भी गलत है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है ये 0 डिग्री का नहीं, बल्कि ये जो है वो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसका अनुसरण करती है। इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये भी गलत हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। बाकी की जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।